जय हिंद दोस्तों, मैं हृदय शर्मा। हम पिछले लेक्चर से बात कर रहे थे कि 1857 का विद्रोह क्या है, और हमने पिछले लेक्चर में ये देख भी लिया था कि 1857 का विद्रोह क्या है, इसके कुछ कारण रहे थे। उन कारणों को हमने विस्तार पूर्वक देख लिया था मुख्य परीक्षा के अकॉर्डिंग। दोस्तों, इस पार्ट में, इस वीडियो के पार्ट में हम ये देखेंगे कि 1857 का जो विद्रोह था, 1857 का जो विद्रोह था उसका प्रसार किस प्रकार हुआ, उसका जो फैलाव है वो किस प्रकार हुआ, उसके केंद्र कौन कौन से रहे। आपसे ये मुख्य परीक्षा में सीधा ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के केंद्रों के बारे में वर्णन कीजिए। ये प्रश्न 11 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है और 6 नंबर के लिए तो पूछा ही जा सकता है। और एक बात और आप याद रखिए कि जो इसके केंद्र आएंगे वो केंद्र 3-3 नंबर की दृष्टि से भी अपने मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ हम इनके केंद्रों के बारे में देखेंगे कि इस विद्रोह का प्रसार कैसे हुआ। देखिए दोस्तों, हम ये जानते हैं कि 1857 का जो विद्रोह था कहीं ना कहीं वो बैरकपुर से स्टार्ट हुआ था। मूल रूप से बैरकपुर से प्रारंभ हुआ था। जब बैरकपुर से प्रारंभ हुआ हम ये देखेंगे किस प्रकार वो दिल्ली पहुंचा या किस प्रकार वो मेरठ पहुंचा, वहां से किस प्रकार दिल्ली पहुंचा, वहां से कैसे झांसी गया, कैसे अवध पहुंचा। इन सब कारणों के बारे में हम देखेंगे कि विद्रोह का प्रसार किस प्रकार हुआ, किन परिस्थितियों के कारण इस विद्रोह का फैलाव हुआ। ये क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए इन विद्रोह के केंद्रों के बारे में आप पूछ सकते हैं, वो हम इस टॉपिक में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, इस विद्रोह के प्रमुख केंद्रों के बारे में हम देखते हैं कि इस विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ। दोस्तों, सबसे पहले ये जो विद्रोह था ये बहरामपुर से प्रारंभ हुआ। बहरामपुर बंगाल में एक जगह है, वहाँ से प्रारंभ हुआ। वहाँ क्या हुआ, वहाँ ये हुआ कि जो 26 फरवरी थी, 26 फरवरी को जो सैनिक थे उन सैनिकों ने चर्बी वाले जो कारतूस थे, जो चर्बी वाले कारतूस थे, डेट आपको याद रखनी, 26 फरवरी, चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से मना कर दिया। चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से मना कर दिया। चर्बी वाले कारतूस जो है उनके प्रयोग से मना कर दिया। जब मना कर दिया तो क्या हुआ, इस टुकड़ी पर जिन सैनिकों ने इन कारतूसों के प्रयोग से मना किया था उन पर क्या हुआ, उन सैनिकों पर अनुशासनहीनता, उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर, उन सैनिकों पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। ये हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है। ये प्रमुख घटना थी। ये पहला यहाँ से विद्रोह प्रारंभ हुआ छोटी चिंगारी के रूप में। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ दोस्तों कि फरवरी के बाद मार्च, 29 मार्च को यह विद्रोह वास्तविक रूप में प्रभाव हुआ। कहाँ से, अपने बैरकपुर से। बैरकपुर में क्या हुआ, 29 मार्च को बैरकपुर बंगाल की 34वीं रेजिमेंट थी, 34वीं रेजिमेंट। उसके एक सिपाही थे, कौन, मंगल पांडे। उसके एक सिपाही थे मंगल पांडे। उनने क्या किया, उनने कारतूसों के प्रयोग से तो इनकार किया ही, कारतूसों के प्रयोग से तो इनकार किया ही, और क्या किया, उनके एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे, कौन, बाग, और एक और अंग्रेज अधिकारी थे, कौन, सार्जेंट। दोस्तों, मंगल पांडे जी ने इन दोनों की हत्या कर दी, जिसका परिणाम क्या हो, जिसका परिणाम ये हुआ कि मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। और जब इन्हें फांसी दी तो यह विद्रोह लगभग संपूर्ण उत्तर भारत में, यूं कहें कि लगभग संपूर्ण भारत में फैल गया। जब मंगल पांडे को फांसी दी गई, यह विद्रोह संपूर्ण भारत में फैल गया। संपूर्ण भारत में यह विद्रोह फैल गया। ये हो जाता है। हमने बहरामपुर के बारे में देख लिया, बैरकपुर के बारे में देख लिया। दोस्तों, अब देखते हैं हम मेरठ के बारे में कि विद्रोह मेरठ में कैसे फैला,
इसके बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों हम बहरामपुर के बारे में पढ़ चुके हैं, मेरठ के बारे में उसके बैरकपुर के बारे में पढ़ चुके हैं। दोस्तों अब हम अगले केंद्र के बारे में देखते हैं कि अगला केंद्र क्या था। दोस्तों मेरठ के बारे में पढ़ते हैं कि मेरठ के बारे में जो विद्रोह था, वहाँ तक विद्रोह कैसे पहुँचा, वहाँ विद्रोह की आग कैसे लगी, वहाँ विद्रोह की चिंगारी कैसे भड़की। ये अपने आप में जो मेरठ केंद्र है ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है ये मैं आपको भी बताऊँगा। दोस्तों 24 अप्रैल को मेरठ में कब हुआ था विद्रोह? 24 अप्रैल को हुआ था। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन जो यहाँ के सैनिक थे, कहाँ के? मेरठ के सैनिक थे, उन्होंने क्या किया? सिंपल सी बात है, जो बंदूक थी उसमें कारतूसों को भरने से इनकार कर दिया। सैनिकों ने क्या किया? इन कारतूसों के प्रयोग से, कारतूसों के जो है प्रयोग, कारतूसों के प्रयोग से मना कर दिया। ये हुआ, कारतूसों के प्रयोग से मना कर दिया, कारतूसों के प्रयोग से मना कर दिया। ये हुआ। इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 24 अप्रैल को यह घटना घटित हुई और 9 मई 1957 को क्या हुआ? जो 85 सैनिक थे उन्हें कहीं ना कहीं बर्खास्त कर दिया, सेना से उनको बाहर कर दिया कि अब आप भारतीय जो है ब्रिटिश सेना के आप अंग नहीं हो। ये उन्होंने कह दिया। कब? 9 मई को कह दिया कि आप भारतीय ब्रिटिश सेना है उसके आप अंग नहीं हो। उनको यहाँ से बर्खास्त कर दिया। ये घटना हुई। और क्या किया इनके साथ? सिर्फ इनके साथ इतना ही बुरा सलूक नहीं किया, और क्या किया कि इन्हें जो सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों के उपयोग से मना किया था उन्हें 10 वर्ष की कैद की सज़ा सुना दी गई। ये घटना हो गई। दोस्तों आपको यहाँ कनेक्ट करने की बात यह है कि 9 मई को इन्हें बर्खास्त किया था और कुछ सैनिकों को 10 वर्ष की सज़ा दे दी थी, लेकिन जो कुछ सैनिक बचे थे वो 9 मई को यहाँ से भाग जाते हैं और दिल्ली पहुँच जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये लोग दिल्ली में विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते हैं। किसके नेतृत्व में? ये दिल्ली में विद्रोह का झंडा खड़ा करते हैं अपने वो बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में। ये आपको याद रखना होगा दोस्तों हमने अब तक क्या देख लिए? हमने बहरामपुर देख लिया, बैरकपुर देख लिया, और क्या देख लिया? और मेरठ देख लिया। दोस्तों अब हम बात करते हैं दिल्ली की। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में पिछले केंद्र में देखा था कि जो मेरठ के सैनिक थे उनको 9 मई को सेना से बर्खास्त कर दिया था। दोस्तों वो भागकर चले जाते हैं कहाँ? जो मेरठ के सैनिक थे उन्हें बर्खास्त कर दिया था सेना से। कुछ सैनिक भागकर दिल्ली पहुंच जाते हैं। कब? 11 मई को। जब 11 मई को दिल्ली पहुंचते हैं तो ये जाकर दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है, जाकर दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। तो दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं तो ये बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित करते हैं। किसको? बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित करते हैं। दोस्तों यहाँ एक बात सोचने वाली आती है कि बहादुर शाह जफर को ही सम्राट घोषित क्यों किया? किसी और को भी तो कर सकते थे, लेकिन इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं भारत में मुगल बहुत पुराने समय से राज कर रहे थे। तो मुगलों के प्रति भारत में कहीं ना कहीं एक राजशाही बैठ चुकी थी भारत के लोगों में, उनको राजा ही मानते थे। इसलिए बहादुर शाह जफर द्वितीय जो एक वृद्ध व्यक्ति हो चुके थे और उनको भारत का सम्राट घोषित कर दिया। जब भारत का सम्राट उन्हें घोषित किया तो क्या हुआ? उनके नाम पर जो है सिक्के जारी किए जाने लगे। कि राजा का कुछ तो फर्ज होता है, उनके नाम पर सिक्के जारी किए जाने लगे ताकि लोगों को लगे कि ये राजा हैं हम। और क्या हुआ? और ये हुआ कि जो नियम कानून आदेश थे वो बहादुर शाह जफर के नाम पर ही निकाले जाने लगे। ये हो गया। हालांकि बहादुर शाह जफर उतने कुशल शासक थे या नहीं थे वो हम आगे के टॉपिक में डिसाइड करेंगे, लेकिन ये हो गया। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया, अपना क्या भारत का सम्राट घोषित कर दिया। और उनके झंडे के नीचे, उनके आदेश के नीचे ये लोग विद्रोह करने लगे। लेकिन हुआ क्या बाद में कि एक कठोर संग्राम हुआ। किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और जो विद्रोही हैं उनके बीच क्या हुआ? एक संग्राम हुआ। और पुनः जो दिल्ली है उस पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। पुनः जो दिल्ली है उस पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ये हो गया। और ये कारण, ये हमने दिल्ली के बारे में देख लिया। दोस्तों अब हम देखेंगे लखनऊ के बारे में या अवध के बारे में कि वहाँ किस प्रकार विद्रोह पहुँचा, किसके नेतृत्व में पहुँचा। दिल्ली में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में पहुँचा था, हमने ये देख लिया।
बैरकपुर में मंगल पांडे के नेतृत्व में पहुंचा था, ये देख लिया हमने। ये कुछ अब हम देखते हैं दोस्तों कि लखनऊ या अवध में विद्रोह किस प्रकार पहुंचा, या वहां विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, कैसे हुआ। अगर ये प्रश्न आपसे अवध या लखनऊ के बारे में 3 नंबर में पूछें तो आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं, और 6 नंबर या 11 नंबर के लिए आए तो आपको लिखना ही है उसमें भी। दोस्तों हम देखते हैं कि अवध में विद्रोह किस प्रकार पहुंचा। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में देखा था कि अवध का विलय किस प्रकार हुआ था। अवध का विलय हुआ था हड़प नीति के तहत, हड़प नीति के तहत हुआ था। जब हड़प नीति के तहत विद्रोह हुआ, ये अवध का विलय हुआ था, इससे वहाँ की प्रजा और वहाँ के जो शासक थे वो असंतुष्ट थे। किससे? अंग्रेजों से असंतुष्ट थे। पिछली वीडियो से आप लिंक बना के चलना दोस्तों, उनसे असंतुष्ट थे। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो अवध के अंतिम नवाब थे, कौन? अवध के अंतिम नवाब कौन थे? अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। उनकी बेगम थी, कौन? बेगम हजरत महल। इन्होंने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। इनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ। जब इनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ तो उन्होंने क्या किया? इनका एक पुत्र था, कौन? ब्रजेश कादर। इनका एक पुत्र था, बेगम हजरत महल अथवा अली शाह का एक पुत्र था, कौन? ब्रजेश कादर। उसको इन्होंने क्या किया? नवाब घोषित कर दिया। और जब नवाब घोषित किया तो इसके नाम पर युद्ध लड़ने लगे। लेकिन अंततः क्या हुआ कि दोस्तों यहाँ डेट ये गलत लिख गई है। अंततः क्या हुआ कि 8 मार्च और कब? 1858 में 8 मार्च 1857 को कैंपबेल ने अवध में विद्रोह का दमन किया। अवध में कैंपबेल ने विद्रोह का दमन किया। तो इस प्रकार अवध में विद्रोह पहुंच जाता है और वहां विद्रोह का दमन कैंपबेल कर देता है। हमने अवध के बारे में पढ़ लिया। दोस्तों अब हम झांसी और ग्वालियर के बारे में देखेंगे कि झांसी और ग्वालियर में किस प्रकार विद्रोह हुआ। दोस्तों ये देखेंगे अब हम। दोस्तों अब हम देखते हैं कि झांसी में किस प्रकार विद्रोह का प्रसार हुआ। दोस्तों हम देखेंगे कि एक तारीख यहाँ आपको याद रखनी होगी, कौन सी? 5 जून। कहीं ना कहीं 5 जून के यहाँ विद्रोह प्रारंभ हुआ था। विद्रोह यहाँ क्यों प्रारंभ हुआ था कि कहीं ना कहीं झांसी के जो राजा थे, महाराजा गंगाधर राव, उनकी मृत्यु हो गई थी और उनका एक पुत्र था अल्पवयस्क, जिसका नाम होता था दामोदर। उसके होते हुए भी झांसी का विलय कहाँ कर लिया गया था? झांसी पर अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष नियंत्रण अंग्रेजों ने बना लिया था। बनाया। इससे क्या हुआ? इससे वहाँ की जो शासिका थी रानी लक्ष्मीबाई, या वहाँ की प्रजा, वो इनसे नाराज हो गई। कौन से? अंग्रेजों से। लक्ष्मीबाई नाराज हो गई। कौन से? अंग्रेजों से नाराज हो गई। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? परिणाम स्वरूप ये हुआ कि रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर के साथ राज्यपाट संभाला, और राज्यपाट संभालने के क्रम में क्या किया कि अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों से युद्ध भी करना पड़ेगा। विद्रोह किया और अंग्रेजों से युद्ध किया। लेकिन फिर क्या हुआ कि 18 जून को हुरोज से लड़ते हुए, कब? 18 जून को। किससे लड़ते हुए? हुरोज से लड़ते हुए। हुरोज रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई हुई थी। हुरोज से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है या वो शहीद हो जाती हैं। यही हमें यहाँ देखना होगा कि झांसी पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण अंग्रेजों ने बना लिया था। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि वहाँ की रानी थी लक्ष्मीबाई और वहाँ की प्रजा थी, कहीं ना कहीं अंग्रेजों से असंतुष्ट हो गई थी। इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि रानी ने अंग्रेजों को मोर्चा खोल दिया, झंडा खड़ा कर दिया। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि अंग्रेजों और झांसी की रानी के बीच युद्ध हुआ, जिसका परिणाम स्वरूप हुरोज से लड़ते हुए झांसी की रानी की मृत्यु हो गई। कब? 18 जून 1857 को। ये हो गया। अब हम दोस्तों देखते हैं कि इस विद्रोह के अन्य केंद्र क्या थे, जहाँ किन
जो है नेताओं ने नेतृत्व किया, ये आपके प्री के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। कि बरेली में आपके खान बहादुर खान ने विद्रोह किया, बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोह किया, आरा में कुंवर सिंह ने विद्रोह किया, मंदसौर में आपके फिरोज शाह ने विद्रोह किया, और ये आपके इलाहाबाद में, जो आपके इलाहाबाद है, वहाँ लियाकत अली ने विद्रोह किया। ये आपका हो जाता है दोस्तों कि इस विद्रोह का प्रसार कैसे हुआ। ये प्रश्न आपसे सीधे सीधे 11 नंबर में मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये हमने अच्छे फॉर्मेट में 11 नंबर के लिए प्रश्न बता दिया है। और यदि 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछे तो आप हर पॉइंट से या हर एक केंद्र से एक एक दो लाइन उठा के लिख सकते हैं। यहाँ से आपका 6 नंबर का प्रश्न आराम से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों इस वीडियो में हम एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम होता है कि 1857 का जो विद्रोह है उसका क्या महत्व है, अपने आप में वो विद्रोह क्या महत्व रखता है, उसके बारे में हम देख लेते हैं दोस्तों हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ये जो 1857 का विद्रोह था ये अपने आप में महत्वपूर्ण था, युगांतरकारी घटना था। ये हमने देखा था। क्यों युगांतरकारी घटना था? क्योंकि इसने जो ब्रिटिश सरकार थी उसकी असीमित कुछ आकांक्षाएं थी, असीमित आकांक्षाएं थी। तो इस विद्रोह ने कहीं ना कहीं उन असीमित आकांक्षाओं को सीमित कर दिया था, इसलिए यह विद्रोह सीमित था, आवश्यक था। दोस्तों आप यहाँ एक पॉइंट ये लिख सकते हो कि इस विद्रोह ने 1857 के विद्रोह का महत्व पढ़ रहे हैं आप अपन। ये प्रश्न 6 नंबर में आपसे स्पष्ट रूप से पूछा जा सकता है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह का क्या महत्व था। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पहला पॉइंट यही लिख सकते हो कि इस विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार की असीमित आकांक्षाओं को सीमित कर दिया। ये आपका पहला पॉइंट बन जाता है दोस्तों। आपको शुरुआत यहीं से करनी है, पहला पॉइंट डाल के कि ब्रिटिश सरकार की असीमित आकांक्षाओं को सीमित करने का जो कार्य है वो इस विद्रोह ने किया। एक पॉइंट हो गया आपका। 2 पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि इस विद्रोह से पूर्व क्या हुआ। इस विद्रोह से जो पूर्व भारतीयों में एकता अखंडता नहीं थी, एकता अखंडता का अभाव था, एकता अखंडता का अभाव था। तो यहाँ जाके कहीं ना कहीं यह 1857 के दमन को देखकर, 1857 में अंग्रेजों द्वारा की गई क्रूरता को देखकर भारतीयों को यह एहसास हो गया कि यदि भारतीय एकत्रित नहीं हुए तो उनका इसी प्रकार से दमन होता रहेगा, उनका इसी प्रकार से नरसंहार होता रहेगा। अतः इस नरसंहार से बचने के लिए क्या हुआ कि उनमें कहीं ना कहीं एकता अखंडता की भावना का विकास हुआ, जिसका परिणाम स्वरूप क्या था? जिसका परिणाम स्वरूप राष्ट्र प्रेम था। जिसका परिणाम क्या हुआ? जब एकता अखंडता की भावना का इनमें विकास हुआ तो कहीं ना कहीं इनमें राष्ट्र प्रेम जाग गया। क्योंकि जब ये अपने बारे में सोचने लगे, पहले ये व्यक्तिगत हित के बारे में सोचते थे। 1857 के पूर्व तक, यहाँ देखिए आप, इनको समझाता हूँ आपको कि 1857 के पूर्व तक क्या होता था कि ये लोग मात्र व्यक्तिगत हित में सोचते थे। लेकिन इस विद्रोह में हुए नरसंहार को देखकर ये सामाजिक हित में सोचने लगे। कैसे? कि यदि एकत्रित नहीं हुए तो हम इसी प्रकार हमेशा नरसंहारित होते रहेंगे। तो यहाँ आके ये सामाजिक हित के बारे में सोचने लगे। जब सामाजिक हित के बारे में सोचने लगे तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्र प्रेम तक पहुँच गए, इनमें राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास होने लगा। तो यहाँ यह विद्रोह इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ, राष्ट्र प्रेम का विकास हुआ। यह दूसरा पॉइंट हो जाता है। तीसरा पॉइंट क्या हो जाता है कि दोस्तों इस विद्रोह के बाद ही, तीसरा पॉइंट, इस विद्रोह के बाद ही वर्ष 1858 में महारानी का एक घोषणा पत्र जारी हुआ, जिसमें ये कहा था कि अब जो देशी रियासतें हैं भारत की, उनके साथ जो अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो यथास्थिति बनाए रखेगी। और क्या हुआ? और ये हुआ कि यहीं से देश में सांवैधानिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उच्च रूप में या बड़े स्तर पर देखें, यहीं से देश में सांवैधानिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो हम ये कह सकते हैं
कि इस विद्रोह के माध्यम से ही कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने देश की आंतरिक दशा को सुधारने का प्रयास इस विद्रोह के बाद से किया। कैसे? इसको उदाहरण में आप लिख सकते हो कि जो रियासतें थीं उनके साथ यथास्थिति बनाए रखे जाने की व्यवस्था 1858 के महारानी के घोषणा पत्र में कर दी। संवैधानिक विकास की प्रक्रिया यहीं से शुरू हुई। ये चीज़ें हो गई। 3 कारण, 3 पॉइंट आपने देख ली। चौथा पॉइंट क्या है कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं हम क्या कि जो विद्रोह से पूर्व जो थे कि भारतीयों में एकता अखंडता नहीं थी, उसकी कमी भारतीयों के यहाँ महसूस होने लगी। जब इसकी कमी महसूस हुई तो उन्होंने इसके लिए प्रयास किए कि कहीं ना कहीं हम एकत्रित हो जाएं भारतीय। इससे ही अंग्रेजों को भारत से कहीं ना कहीं खदेड़ा जा सकता है। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि विद्रोह के बाद ही कहीं ना कहीं भारतीयों में एकता अखंडता और संगठन का जो है प्रादुर्भाव हुआ। ये एक कारण हो गया। और आप एक कारण और लिख सकते हो कि हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जो 1857 का विद्रोह हुआ था, 1857 जो विद्रोह हुआ था, यहाँ तक जो मध्यम शिक्षित वर्ग था, कौन? मध्यम शिक्षित जो वर्ग था, यहाँ पर मध्यम शिक्षित जो वर्ग था, मध्यम शिक्षित जो वर्ग था, उसने इस विद्रोह में कहीं ना कहीं हिंसात्मक रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन अहिंसात्मक रूप से अंग्रेजों का समर्थन किया। अंग्रेजों का समर्थन किया। कैसे किया? कि उनको लगता था, क्या लगता था कि कहीं ना कहीं अंग्रेज भारतीयों के विकास के लिए काम कर रहे हैं, भारतीयों के विकास के लिए काम कर रहे हैं, भारतीयों की शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, ये उनको लगता था। इसलिए जो मध्यम शिक्षित वर्ग था वो इस विद्रोह से कहीं ना कहीं अभी तक तटस्थ बना हुआ था, कहीं ना कहीं इस विद्रोह से तटस्थ बना हुआ था और अंग्रेजों के पक्ष की बातें ही करता था। तो यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से ये हुआ कि जो मध्यम शिक्षित वर्ग था, मध्यम शिक्षित जो वर्ग था, उसे अंग्रेजों का असली चेहरा दिख गया। असली चेहरा अंग्रेजों का मध्यम शिक्षित वर्ग को दिख गया। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो मध्यम शिक्षित वर्ग पूर्णतः अंग्रेजों का विरोधी बन गया, पूर्णतः अंग्रेजों का विरोधी बन गया। जिससे क्या हुआ? जिससे ये हुआ कि आगे की राजनीति में मध्यम शिक्षित वर्ग ने, मध्यम शिक्षित जो वर्ग है उसने, मध्यम शिक्षित वर्ग ने सक्रिय भूमिका निभाई। सक्रिय भूमिका मध्यम शिक्षित वर्ग ने निभाई। दोस्तों इसमें क्या हुआ? इसमें यह हुआ कि 1857 के विद्रोह में, 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसमें कहीं ना कहीं मध्यम शिक्षित वर्ग इस विद्रोह से तटस्थ बना हुआ था। इसने कहीं ना कहीं भारतीयों का साथ नहीं दिया था और ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों की पक्ष की बातें करता था। लेकिन ये क्यों करता था? क्योंकि इनको ऐसा लगता था, जो पढ़े लिखे लोग थे उनको ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं अंग्रेज जो हैं भारतीयों के विकास के लिए काम कर रहे हैं, भारतीयों की शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, आधुनिक शिक्षा भारतीयों को प्रदान कर रहे हैं, इसलिए ये इनका जो है सपोर्ट करते थे अंग्रेजों का। लेकिन इस विद्रोह में हुई क्रूरता, इस विद्रोह में हुए दमन के परिणाम स्वरूप, इस विद्रोह में जो नरसंहार हुआ उसके परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं जो मध्यम शिक्षित वर्ग था वो अंग्रेजों का पूर्णतः विरोधी बन गया, अंग्रेजों के बिल्कुल विपरीत हो गया और अंग्रेजों का असली चेहरा उसके सामने आ गया। इसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि आगे की राजनीति में हम देखेंगे उदारवादी कांग्रेस की स्थापना के बाद उदारवादी लगभग मध्यम शिक्षित वर्ग से संबंधित ही लोग थे और उन्होंने सक्रिय रूप से भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कहीं ना कहीं अंग्रेजों को पूर्णतः कठोर चुनौती दी। तो ये इनका एक कारण हो जाता है। इस विद्रोह के महत्व को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों। आज इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं और हम अगले लेक्चर में इस टॉपिक को पूर्णतः खत्म करने का प्रयास करेंगे, जिसके तहत हम इसे एक विश्लेषणात्मक प्रश्न का अध्ययन करेंगे जो हो जाता है क्या 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सकता है या यह विद्रोह मात्र एक सैनिक विद्रोह था। इस प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे 11 नंबर अथवा 6 नंबर के लिए और इस विद्रोह के परिणामों के बारे में जानेंगे क्या परिणाम रहे और एक और प्रश्न देख लेंगे कि यह जो विद्रोह था वह क्यों असफल रहा, उसकी असफलता के कुछ कारण रहे होंगे, तो उसकी असफलता के कुछ कारणों के बारे में दोस्तों हम जान लेंगे। और इस लेक्चर को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। जय हिंद।